वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये आपके आने वाले जो पीजीटी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, टीजीटी एग्जाम होता है इकोनॉमिक्स का, उन एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का हमारा, उपयोगिता की गणना का आधार है। किसी वस्तु का प्रयोग करने से उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है उसको मापने का आधार इनमें से क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, वस्तु की जो कीमत होती है उसके आधार पर उपयोगिता का माप किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता से अभिप्राय होता है। यूटिलिटी क्या होती है? उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा उपभोक्ता की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अगला देखिए, अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के साथ उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाता है, ठीक है, वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती है? घटती जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, उपयोगिता मापने के दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन से हैं? किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम माप सकते हैं या नहीं माप सकते, उसके बारे में दो विचारधाराएं हैं, दो दृष्टिकोण हैं, गणनावाचक और दूसरा आधुनिक, जिसको हम क्रमवाचक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब, ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी उस समय क्या होता है? सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। आपको ये ध्यान रखना है डायग्राम कि ये कुल उपयोगिता बढ़ती हुई है, ये अधिकतम है, और जहां से कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो गई है वहां पे सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है, सीमांत उपयोगिता क्या होगी? इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता यदि शून्य है तो कुल उपयोगिता, इसका जस्ट उल्टा उल्टा क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे सीमांत उपयोगिता 0 है, उस समय कुल उपयोगिता कितनी यहाँ पे अधिकतम होती है? ऑप्शन बी। अगला है, एक भूखे व्यक्ति को प्रत्येक अगली रोटी कम संतुष्टि देती है। इसकी व्याख्या निम्न में से किस नियम के अंतर्गत आती है? ठीक है, भूखा व्यक्ति जैसे रोटी का प्रयोग कर रहा है तो पहली रोटी अगर प्रयोग करेगा, दूसरी रोटी प्रयोग करेगा, जैसे जैसे अधिक रोटियों का प्रयोग करेगा तो उसकी जो भूख है वो कम हो जाएगी, संतुष्टि जो है वो कम हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रथम, ठीक है, प्रथम प्रतिपादक जो है किसको कहा जाएगा? गोसेन को। और वैज्ञानिक विश्लेषण अगर पूछा जाए तो किसने किया था? मार्शल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 10वां, उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति बिंदु वहां होता है जहां सीमांत उपयोगिता, ठीक है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारा पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है जहां पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। उस समय सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? शून्य। अधिकतर एग्जाम जो होते हैं उसमें ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है।
ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम बनाया था उसमें देखा था। फिर जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन धनात्मक होती है, बिल्कुल सही है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ पे तीनों कथन सही है। पूछा हुआ इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन डी, तीनों कथन, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, सीमांत उपयोगिता यदि ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन हमारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सीमांत उपयोगिता अगर ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता उसमें घटेगी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण संतुष्टि का बिंदु वह होता है जहां पे क्या होगा? पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। अभी हमने डायग्राम से तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, घटती सीमांत उपयोगिता की क्रियाशीलता का कारण है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो क्यों क्रियाशील होता है? क्योंकि लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं और वस्तुएं जो होती वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? उपयोगिता के दो विश्लेषण हैं, मार्शल के द्वारा दिया गया है गणनावाचक विचारधारा और हिक्स के द्वारा दिया गया है क्रमवाचक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता का जो विचार होता है वो व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, व्यक्तिगत हम कह सकते हैं। उपयोगिता का विचार किस प्रकार का है? व्यक्तिगत है। नेक्स्ट देखिए 17वां, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में छिपी उपयोगिता के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मांग क्यों होती है? क्योंकि वस्तु में उपयोगिता का गुण होता है। फिर उसके बाद में उपयोगिता की धारणा वास्तव में एक आत्मनिष्ठ और अंतर्दर्शी धारणा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को पसंद करना या नहीं करना होता है तो एक आत्मनिष्ठ अवधारणा कह सकते हैं। और उपयोगिता और संतुष्टि में बहुत समानता होती है, गलत है। उपयोगिता और संतुष्टि क्या होती है? अलग अलग। उपयोगिता किसी वस्तु का उपभोग करने से पहले भी हो सकती है जबकि संतुष्टि वस्तु का प्रयोग करने पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, समसीमांत उपयोगिता नियम में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो समसीमांत उपयोगिता नियम की जो अवधारणा है सर्वप्रथम गोसेन के द्वारा दी गई थी और वैज्ञानिक विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरम की मान्यताएं उपभोक्ता की आय सीमित होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता तथा वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं और वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो स्थिर भी होती हैं, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर। तीनों मान्यताएं समसीमांत उपयोगिता नियम की हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट आपका 20वां, निम्नलिखित में से गोसेन का द्वितीय नियम। देखिए, प्रथम नियम कहा जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को और द्वितीय नियम कहा जाता है सम सीमांत उपयोगिता नियम को। नेक्स्ट देखिए, उदासीनता वक्र इनडिफरेंस कर्व के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन का हमको चुनाव करना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये सही कथन है कि उदासीनता वक्र कभी भी दूसरे को नहीं काटते हैं। फिर उदासीनता वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं, ये भी सही है। मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं, बिल्कुल सही है। उदासीनता वक्र कभी समांतर नहीं होते। ठीक है, हमेशा समांतर होना जरूरी नहीं है लेकिन कभी कभी समांतर हो सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक उच्च उदासीनता वक्र क्या दर्शाएगा? संतुष्टि के ऊंचे स्तर को, उच्च संतुष्टि स्तर को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, उदासीनता वक्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सदैव अक्षों को स्पर्श करते हैं, ये गलत है। उदासीनता वक्र सदैव समांतर होते हैं, ये भी गलत है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उदासीनता वक्र क्या होंगे? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट इच अदर।
अगला देखिए, उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? ये आपका उदासीनता वक्र है, इस पे कोई भी बिंदु है तो संतुष्टि का स्तर वहां पे समान होगा, समान संतुष्टि के स्तर को दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, उदासीनता वक्रों का परस्पर डैश होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उदासीनता वक्रों का समांतर होना आवश्यक नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं, इनके बीच में जो गैप है वो कम ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्रों की उन्नतोदरता कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों वस्तुओं पर निर्भर करती हैं। ठीक है, उदासीनता वक्र जो होते हैं उन्नतोदर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा कि दोनों वस्तुओं का जो स्थानापन्न हो रहा है, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, एक वस्तु का प्रयोग बढ़ा के दूसरी वस्तु का प्रयोग कम किया जा रहा है, तो ये स्थानापन्नता के साथ में संबंधित होगा। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र किस और नीचे की तरफ झुके होते हैं? देखिए, उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व का आकार ऐसा होता है, तो ये आपका राइट साइड है और इधर हमारा लेफ्ट साइड है, तो किधर ये नीचे गिरे होते हैं, नीचे की तरफ झुके होते हैं? राइट साइड की तरफ। ठीक है, हिंदी में दाईं ओर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य कथन हमको देखना है? उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता में उपभोक्ता व्यवहार जो है वो विवेकशील होता है, बिल्कुल सही है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है। उपयोगिता को गणितीय रूप में मापा जा सकता है, ये कथन गलत लग रहा है। उपभोक्ता का व्यवहार संगत होता है, देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपयोगिता को हम गणितीय रूप में माप सकते हैं, ये कथन हमें गलत लग रहा है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र में कितने उदासीनता वक्र हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, दो वस्तुओं की वैकल्पिक इकाइयों की परस्पर विनिमय दर होती है, दो वस्तुओं का आपस में प्रतिस्थापन किया जाता है, तो उस दर को क्या कहा जाएगा? सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इंडिफरेंस कर्व जो है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किए गए थे? प्रोफेसर हिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक वस्तुएं, पूरक का मतलब जिन दो वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है उनका प्रतिस्थापन संभव नहीं होगा, तो उदासीनता वक्र का जो आकार है वो कैसा होगा? एल आकार का होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व मतलब वस्तुओं का जब प्रतिस्थापन संभव नहीं होता है, किन वस्तुओं में? पूरक वस्तुओं में। जैसे चाय और चीनी, ये एक तरह से क्या है? पूरक वस्तुएं, इनके संदर्भ में एल आकार की आकृति होगी। अगला है, यदि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटें, ठीक है, आप डायग्राम बना लीजिए, एक उदासीनता वक्र ये है, एक वक्र ये है, यहाँ पे आपका जो काट रहा है वो बिंदु है ए बिंदु, तो काटने वाले बिंदु पर उदासीनता वक्र किस प्रकार की संतुष्टि प्रदान करेगा? दोनों वक्रों की समान संतुष्टि होगी। ठीक है, ए बिंदु पर जो संतुष्टि का स्तर है वो समान होगा। अगला देखिए, उदासीनता वक्रों के आकार के विषय में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? इन डिफरेंस कर्व के बारे में हमको कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? सत्य है, उदासीनता वक्र मूलतः गोलाकार होते हैं, इस तरीके के होते हैं, या फिर अंडाकार होते हैं, या फिर ये चाप के आकार के होते हैं, या किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसका आकार होता है उदासीनता वक्र का ये चाप आकार, हम कह सकते हैं आर्क शेप के होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता के विषय में असत्य है? कौन सी इनमें से मान्यता नहीं होती? उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है, ये सही है। संख्यात्मक माप संभव नहीं है, सही है।
फिर उसके बाद में उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं एक्स और वाई के वैकल्पिक संयोग लेता है, बिल्कुल सही है। और उपभोक्ता किसी भी वस्तु के उपभोग से पूर्णतः संतुष्ट होता है, ये गलत है, ठीक है। किसी भी वस्तु के उपभोग से पूर्ण रूप से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। उदासीनता वक्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उदासीनता वक्र पे सभी बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान है, इसलिए समान संतुष्टि वक्र इसको कहा जा सकता है। अगला है, किस प्रभाव के कारण उपभोक्ता एक उदासीनता वक्र से दूसरे उदासीनता वक्र पे चला जाता है? उपभोक्ता इस उदासीनता वक्र पे है IC1 पे और अब चला गया है IC2 पे। तो ये किस कारण से हो सकता है? आय प्रभाव, कीमत प्रभाव या प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये सभी कारण इनमें से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र की विशेषता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरते होते हैं, बिल्कुल सही है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं, कॉन्वेक्स, ये भी सही है। फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये भी सही है। फिर ये क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये गलत है, ठीक है। दूसरी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। जो इन डिफरेंस कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, इस उदासीनता मानचित्र में वक्र IC4 वक्र IC1 की अपेक्षा प्रदान करता है। IC4 सबसे ऊपर है और IC1 सबसे नीचे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि IC4 जो उदासीनता वक्र चौथा है वहां पे संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, अधिक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन की दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं? घटती हुई होती हैं, ठीक है। इसी वजह से आकार कैसा बनता है? कॉन्वेक्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में इतना ही। किसी क्वेश्चन में अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और MCQs को सोल्व करेंगे।